गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। होम साइंस विथ आकांक्षा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आकांक्षा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस। एलटी ग्रेड की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है आप उसके माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए आज से हम एलटी ग्रेड का सिलेबस शुरू करते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन यानी आहार और पोषण से हम अपनी शुरुआत करते हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अपना एलटी ग्रेड का सिलेबस वाइज पढ़ाई। तो हमारा जो सिलेबस है उसमें आहार और पोषण दिया हुआ है, जिसमें आइए हम पहले जो शुरुआत की चीज़ें हैं, पोषण क्या होता है, संतुलित आहार क्या होता है, कुपोषण क्या होता है, ये सब चीज़ें हम जानें। तो पहला, पोषण और संतुलित आहार स्वस्थ जीवन की कुंजी। आज हम जानेंगे इसमें कि कैसे सही पोषण और संतुलित आहार हमारे स्वास्थ्य का आधार बनते हैं। हम पोषक तत्वों, खाद्य समूहों और स्वस्थ आहार विकल्पों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि आप अपने और अपने परिवार के लिए सर्वोत्तम आहार का विकल्प चुन सकें। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या पोषण किसे कहते हैं, किसे संतुलित आहार कहते हैं, जिससे कि आप सब अपनी जो आपकी तैयारी है वो अच्छे से हो सके। तो देखिए, पहला है पोषण क्या है। तो परिभाषा जो इसकी है, पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर भोजन से ऊर्जा, विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पदार्थ प्राप्त करता है और उपयोग करता है। यानी पोषण वह प्रक्रिया है, मतलब न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन पोषण को आप सभी जानते हैं कि न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन जो है एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर भोजन से ऊर्जा, विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पदार्थ प्राप्त करता है और उपयोग करता है। यानी कि जो भी हमारे शरीर में हम जो भी भोजन ले रहे हैं, उन सब चीज़ों का किस तरीके से हमारे शरीर में प्रक्रिया हो रही है, जिससे कि हमें एनर्जी मिल रही, हमारा विकास हो रहा है, हमारे स्वास्थ्य अच्छा रह रहा है। तो ये हमारा पोषण है। ठीक स्टूडेंट्स, फिर देखिए इसका जो महत्व है, उचित पोषण शारीरिक विकास, प्रतिरक्षा प्रणाली, मानसिक स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पोषण किस लिए जरूरी है, पोषण जो है क्यों इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्यों है, वो भी उचित पोषण हमारे शारीरिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए और दीर्घायु के लिए। हाँ, ये हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है ये। फिर देखिए इसका जो मुख्य सिद्धांत है, विविधता, संतुलन और मितव्ययता सही पोषण के तीनों महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। विविधता, संतुलन और मितव्ययता। अब स्टूडेंट आप देखिए, अच्छा पोषण जो होता केवल खाने के बारे में नहीं, बल्कि सही चीजें सही मात्रा में खाने के बारे में है। यानी जो पोषण होता है वो केवल हमारे खाने से रिलेटेड नहीं चीज है, हम उसको जो भी चीज खा रहे हैं वो एक सही क्वांटिटी, सही मात्रा में होना चाहिए। और हमारे शरीर को 7 प्रमुख पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, फाइबर और पानी। प्रत्येक पोषक तत्व का अपना विशिष्ट कार्य है और शरीर को के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है। जैसे स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा, जो हमारा ये न्यूट्रिशन होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हमारे ये जो तत्व हैं ये 7 होते हैं। ठीक है, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक को कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरे को कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट।
मैक्रो आप सभी जानते हैं, जो हमें ज़्यादा मात्रा में जिसकी आवश्यकता होती है। माइक्रो जिसकी हमें कम मात्रा में आवश्यकता होती, पर इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये ज़्यादा मात्रा में हमें चाहिए तो ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये कम में चाहिए तो ये हमारे लिए कम इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं। हमारे लिए जितना इम्पोर्टेंट ये है, उतना ही मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन केवल इसकी जो क्वांटिटी है ये हमें हमारे शरीर के लिए ज़्यादा मात्रा में चाहिए, जबकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है ये हमें कम मात्रा में चाहिए, इसकी क्वांटिटी कम मात्रा में चाहिए। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण में कोई कमी नहीं है, दोनों ही उतने ही महत्वपूर्ण हैं। और मैक्रो में आपको पता ही होगा, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है और इसमें वाटर भी हम रखते हैं। और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है इसमें आप सभी को पता है, विटामिन्स होते हैं एंड मिनरल्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गए आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और आप ये भी समझ गए होंगे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट जिसकी क्वांटिटी, जिसकी मात्रा ज़्यादा ज़्यादा होती है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कम मात्रा में हमारे बॉडी के लिए चाहिए, लेकिन महत्वपूर्ण दोनों ही सेम हैं। फिर प्रमुख पोषक तत्व और उनके कार्य। पोषक तत्व जो हैं ये मैक्रो और माइक्रो, इनके ये कौन कौन से जो तत्व हैं और इनके क्या क्या कार्य हैं, इसको जब हम स्टूडेंट्स अपनी अगली क्लास में देखेंगे तो ज़्यादा डिटेल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हम अलग अलग पढ़ेंगे। पर अभी हम अपना आहार और पोषण से शुरुआत की है। आप सभी को पता है हमने फूड एंड न्यूट्रिशन से शुरुआत की है, तो जो पहले इसकी बेसिक चीज़ें हैं वो हम सीखते हैं कि क्या क्या इसमें हमें कैसे अपनी शुरुआत करनी है। जैसे देखिए, प्रमुख पोषक तत्व और उनके कार्य। पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी है? शरीर के ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हमें जो एनर्जी मिलती है जिस भोजन से, वो कार्बोहाइड्रेट मेनली एनर्जी के लिए यूज होता है। और इसके जो हमारे स्रोत हैं, चावल, गेहूँ, आलू, मकई, ब्रेड, ये सब इसके एग्जाम्पल यानी सोर्सेस हैं, स्रोत हैं। फिर है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है ये शरीर के ऊतकों का निर्माण और मरम्मत करता है, यानी जो हमारे कोशिका हैं, टिश्यूज हैं, उनका निर्माण करता है। ठीक है, सेल का, टिश्यूज का, इनको हमारा बनाने का काम कर। जैसे हमें चोट लग जाती है तो फिर वहाँ पे क्या होता है, हमारे टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, फिर क्या उसको फिर वो कुछ दिन में सही हो जाते हैं। तो ये क्यों सही हो जाते हैं? जो हमारे शरीर में प्रोटीन होता है ये उसको सही करने करता है। ठीक है, और ये हम क्या खाते हैं तो हमारे शरीर को प्रोटीन मिलेगा? इसके जो स्रोत हैं, दाल है, मांस है, अंडे हैं, दूध है, पनीर है। अगर वेजिटेरियन डाइट की बात की जाए तो इसमें जो प्रोटीन है वो सोयाबीन से सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए अब वसा देखते हैं। वसा, और हाँ एक चीज़ और स्टूडेंट ये जान लीजिए, अगर हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, प्रोटीन भी ऊर्जा देने का काम करता है। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन केवल हम शरीर के ऊतकों का ही निर्माण करता है, लेकिन अगर हम कार्बोहाइड्रेट सही मात्रा में लेंगे तो जो हमारा प्रोटीन है वो अपना जो ऊतकों का निर्माण है, मरम्मत है, उसका कार्य करेगा। लेकिन अगर हमारा कार्बोहाइड्रेट हम कम मात्रा में ले रहे हैं तो जो हमारा ये प्रोटीन है ये ऊतकों ऊतकों के साथ साथ ही ये हमें ऊर्जा देने का भी कार्य करने लगेगा, जिससे कि हम ये हमारे लिए अच्छी, हमारे शरीर के लिए बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मेनली जो वर्क है, जो इसका मेनली कार्य है वो है ऊतकों का निर्माण और मरम्मत करना, और ये उस काम को छोड़ के ये करने लगेगा ऊर्जा देने का कार्य। तो ये क्या हुआ, ये हमारे लिए कहीं से भी सही नहीं है स्टूडेंट्स। तो इसलिए हम अगर कार्बोहाइड्रेट जो है सही मात्रा में लेंगे तो ही प्रोटीन हमारे लिए हमारा कार्य सही तरीके से कर पाएगा।
फिर है वसा। वसा भी आपका ऊर्जा संग्रहण, अंगों की रक्षा, विटामिन परिवहन। ऊर्जा संग्रहण यानी एनर्जी का को स्टोर करके रखता है। अंगों की सुरक्षा यानी जो हमारी स्किन्स हैं, हमारी आँखें हैं, इन सब चीज़ों की सुरक्षा करता है। और विटामिन का हमारे पूरे बॉडी में सब में ट्रांसपोर्ट करता है। और हमें किस-किस माध्यम से ये मिलता है? ये तेल में, घी में, नट्स में, एवोकाडो में, इन सब में मिलता है। फिर आइए हम देखते हैं विटामिन। विटामिन जो होता है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया हुआ था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब मैक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं। ठीक है। अब देखिए विटामिन जो है, ये शरीर के कार्यों का नियंत्रण और स्वास्थ्य, ठीक है, हमारे नियंत्रण और उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा विटामिन, अभी जब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे, ये भी शुरुआत है हमारी, हमें कैसे थोड़ा-थोड़ा चीज़ों के बारे में जानना है। विटामिन जो है हमारे शरीर में जो कार्य होते हैं उनका नियंत्रण करता है स्टूडेंट्स, ठीक है? जैसे आप सबको पता ही होगा विटामिन जो होता है हमारा वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है? एक फैट सॉल्युबल होता है, एक वाटर इनसॉल्युबल होता है। मतलब एक वसा में घुलनशील होता है, एक पानी में अघुलनशील होता है। ए, डी, ई, के, ये आपके कौन से हैं जो वसा में घुलनशील हैं, और वाटर में इनसॉल्युबल यानी जल में जो अघुलनशील हैं वो हैं बी और सी। आप सभी को पता होगा कि बी को बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्यों? इसके साथ कई जो है बी बी फॉर्म में होते हैं, B1, B2, B3, ठीक है, B7, ये सब जो होते हैं ये बी कॉम्प्लेक्स मिलके कहे जाते हैं। और दूसरा जो है इसमें सी, जिसे कि आप सभी को पता ही हुआ, इसे एस्कॉर्बिक एसिड के भी नाम से जानते हैं। इसको जब हम विटामिन पढ़ेंगे तो और डिटेल में देखेंगे। ये तो मैंने आपको एक ऐसे बता दिया कि किस तरह इसमें क्या-क्या है, और फिर इसके स्रोत हैं। शरीर के ये कार्यों का नियंत्रण करता है, और इसके जो स्रोत हैं फल, सब्जियां, दूध, अनाज, पर मेनली जो इस विटामिन जो पाए जाते हैं वो हमारे फल और सब्जियों में पाए जाते हैं। फिर स्टूडेंट्स देखिए खनिज यानी मिनरल, ये हड्डियों, दांतों और रक्त के लिए आवश्यक है। ठीक है, हड्डियों, जो हमारे शरीर में हड्डियां हैं, हमारे दांत जो हैं, और हमारे रक्त के लिए आवश्यक है। और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? ये हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस, नट्स में अच्छे प्रचुर मात्रा में हमें मिलते हैं। फिर है फाइबर। फाइबर स्टूडेंट्स आप सभी जानते होंगे हम किस लिए खाते हैं। हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया है वो एक सुचारू रूप से चलती है, उसके लिए फाइबर बहुत ज़रूरी होता है। और कॉन्स्टिपेशन से इसका बचाव होता है। जैसे दिया भी होगा, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना, कब्ज से बचाव। ये हमारा जो है कि फाइबर का कार्य है। और हमें ये मिलता किस में है? साबुत अनाज, फलों, सब्जियों। जैसे देखते हैं आप लोग, खाने के पहले हम सैलेड का हम लोग लेके बैठते हैं। क्यों? ताकि जो हमारे ये जो सैलेड होते हैं ये स्टार्टर्स भी एक ढंग से होते हैं, हमारे भूख को भी बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो सैलेड है इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर्स मिलता है। ठीक है स्टूडेंट। फिर है पानी। शरीर के तापमान का नियंत्रण। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है स्टूडेंट्स? 98.4 होता है बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। शरीर के तापमान का नियंत्रण, पोषक तत्वों का परिवहन यानी हमारे शरीर से एक जगह से दूसरे जगह तक जो पोषक तत्व हैं उनको पहुंचाने का भी ये कार्य करता है। और अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन,
जैसे आप स्टूडेंट्स देखते हैं किडनी के माध्यम से हमारा जो पानी छल के यूरिन के माध्यम से निकलता है, उसमें क्या होते हैं, कई अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं और वो ज़रूरी होता है हमारे बॉडी से उसका निकलना। तो पानी का क्या क्या कार्य हुआ, बॉडी का जो हमारा तापमान है उसका नियंत्रण करना, जो हमारे पोषक तत्व हैं हमारे बॉडी में उनको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका निष्कासन करना। ये है हमारा पानी का कार्य। और हमें प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए, 8 से 10 ग्लास पानी पीना बहुत ही आवश्यक है स्टूडेंट। तो इसमें आपने स्टूडेंट्स देखा प्रमुख पोषक तत्व जो थे जिनको हमने माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में पढ़ा, वो थे मैक्रो और माइक्रो में। फिर हमने देखा कि इनके क्या क्या कार्य हैं मेनली, और फिर उस किस किस में ये हमें मिलते हैं। ये हम एक ब्रीफ वे में देख रहे हैं, संक्षिप्त में। अभी हम आगे इसकी जो अलग से, आपको पता ही ये चैप्टर है, आपको अलग से कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, वसा पढ़ना, प्रोटीन पढ़ा, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें डिटेल में पढ़ने के लिए आपको शुरुआत में ये सब चीज़ें छोटी छोटी पता होनी चाहिए। तो ये हमारा आहार और पोषण चल रहा है एलटी ग्रेड के सिलेबस वाइज, तो आप इसको देखिए, फिर हम आगे देखिए। फिर हर पोषक तत्व का अपना महत्व होता है स्टूडेंट्स, ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। पोषक तत्वों का यह चक्र दर्शाता है कि कैसे हर तत्व एक दूसरे के साथ मिलकर हमारे शरीर के लिए संतुलित पोषण प्रदान करता है। यानी हर पोषक तत्व का अपना महत्व है। कार्बोहाइड्रेट का अलग महत्व है, प्रोटीन का अलग है, फैट का अलग है, विटामिन का अलग है, मिनरल्स का अलग है, फाइबर का अलग है, वाटर का अलग है। यानी हमें जो भी हम पोषक तत्व ले रहे हैं वो हमें एक जो है कि सभी का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा नहीं है कि केवल एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए है और दूसरा हमारे लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट्स। हमारे लिए सारे पोषक तत्व एक बराबर जरूरी है, ठीक है, जिससे कि वो हमें संतुलित पोषण प्रदान कर सके। हमारे स्वास्थ्य के लिए हरे हर रंग का, हर पोषक तत्व का समान महत्व होता है, ठीक है स्टूडेंट। स्वस्थ जीवन के लिए सभी पोषक तत्वों का संतुलित सेवन आवश्यक है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं अपने जीवन में, तो जितने सारे पोषक तत्व हैं, सारे पोषक तत्वों को आप सभी को एक जो है बैलेंस मात्रा में लेना होगा, ठीक है स्टूडेंट। खाद्य समूह और उनकी स्रोत, ठीक है स्टूडेंट। खाद्य समूह यानी फूड ग्रुप्स, ठीक है। हम लोगों को आसानी हो पढ़ने में, इसलिए फूड ग्रुप्स को अपनी अपनी जो एक उनको समूह दे दिया गया कि वो किस समूह में वो हैं। और ये बहुत ही सरल सी चीज़ है, इसमें कोई बहुत कॉम्प्लेक्स या जटिलता वाली चीज़ नहीं है। देखिए आप, स्वस्थ आहार के लिए 5 मुख्य खाद्य समूहों से भोजन लेना आवश्यक है, ठीक है। आपको स्वस्थ रहने के लिए बैलेंसिंग मात्रा में भोजन लेने के लिए, आपकी जो थाली है वो एक सही मात्रा में है, उसके लिए 5 भोज्य समूह होते हैं, जिसे 5 फूड ग्रुप्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको सारे खाद्य समूहों से अपने भोजन को लेना होता है। प्रत्येक समूह विशिष्ट पोषक तत्व प्रदान करता है जो हमारे शरीर के लिए अनिवार्य है। जैसे देखिए फल, फल में फल जो होता है हमारा, इसमें जितने तरीके के फल आते हैं, खट्टे मीठे सब इसमें आते हैं। फिर ये एक इस खाद्य समूह हो गया, जिसमें आपको सभी को पता होगा फलों में सबसे ज़्यादा विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर हमें मिलता है। फिर है सब्जियां, सब्जियों का जो समूह है उसमें विटामिन ए मिलता है, के मिलता है, फोलेट मिलता है, खनिज मिलता है, ये पोषक तत्व हैं स्टूडेंट्स।
फिर है अनाज। अनाज यानी सीरियल्स, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन बी मिलता है। यानी जो आपने भी आगे देखा था, गेहूं है, गेहूं था, चावल था, मक्का था, ये सब क्या है, अनाज में आपके आता है। वीट हुआ, राइस हुआ, मेज हुआ। ठीक है स्टूडेंट। अब है प्रोटीन स्रोत। प्रोटीन, आयरन, जिंक, विटामिन बी 12, ये सब जो प्रोटीन वाले स्रोत होते हैं उनसे हमें मिलता है। ठीक है स्टूडेंट। फिर है डेयरी प्रोडक्ट, जिसमें आपके कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो आपके हो गए खाद्य समूह। प्रत्येक खाद्य समूह का अपना विशिष्ट स्वास्थ्य लाभ है। उदाहरण के लिए फल विटामिन सी से भरपूर होता है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। जबकि अनाज जो है ऊर्जा के लिए जरूरी है, जो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। ठीक है स्टूडेंट। क्या आप जानते हैं कि रंगीन थाली का नियम, अपनी थाली में जितनी अधिक प्राकृतिक रंग होंगे उतने ही अधिक पोषक तत्व आपको प्राप्त होंगे। ये रंगों से स्टूडेंट्स क्या मतलब है, पहले सीरियल्स को ऊपर रखा जाता था खाद्य समूह में, लेकिन नहीं, अब आप देखेंगे तो आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आपको ऊपर मिलेंगे। ये क्यों मिलेंगे, क्योंकि अब हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हमारे खाने में सब्जी और फल होना चाहिए, जो कि हम बिल्कुल इसको निग्लेक्ट करते हैं। हम फल भी नहीं लेते हैं और सब्जी को भी बहुत कम मात्रा में लेते हैं। लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी फल और सब्जियां हैं। आपको पता ही होगा फल के डिफरेंट डिफरेंट रंग होते हैं, कलर्स होते हैं। जैसे एप्पल हुआ, एप्पल हुआ तो रेड हुआ, आपका ऑरेंज हुआ स्टूडेंट्स, फिर आपका ग्रेप्स हुआ। ये सब क्या है, ये सब आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं। फल और सब्जियां विटामिन, खनिज और फाइबर के खजाने। स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि हमें रोजाना कम से कम 5 भाग फल और सब्जियां खाने चाहिए। अभी जो मैंने आपको पहले बताया कि पहले सीरियल्स को ऊपर रखा जाता था स्टूडेंट्स, लेकिन अब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऊपर हो गए। ये क्यों ऐसा, क्योंकि हमारे शरीर, हमारे भोजन में ये सब्जियां और फल, ये एक तरीके से इंडियन जो थाली है उसमें से गायब रहते हैं। हम इनका सेवन बहुत कम करते हैं, जबकि ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। यही हमें ज़्यादा बीमार बनाता है। अगर हम शुरू से फल खाएं, अच्छी मात्रा में सब्जियां खाएं, तो हम, हमारी बॉडी इतनी जल्दी हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बस हम फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, यही इसी को हम ज़्यादा लेते हैं। तो देखिए, जो हमारे फल और सब्जियां, ये विटामिन, खनिज और फाइबर के समृद्ध स्रोत हैं, जो कई बीमारियों से बचाव करता है। जैसे नारंगी रंग में कौन कौन से फ्रूट्स आते हैं, गाजर है, संतरा है, पपीता है, और इससे मिलता क्या है, विटामिन ए मिलेगा आपको, सी मिलेगा। विटामिन ए जो होता है सभी को पता है, ये आँखों के लिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इसको खाएंगे तो आपकी आँखें सही रहेंगी। देखिए दिया भी है, आँखों के स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा मतलब इम्यूनिटी पावर, यानी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है स्टूडेंट्स, वो आपकी अच्छी रहती है। फिर है हरे रंग। हरे रंग में कौन कौन से आपके आते हैं जो सब्जियां और फल हैं, पालक है, ब्रोकली है, मेथी है, ये आपकी सब्जियां हैं हरे कलर की। और इससे आपको मिलता क्या है, फोलेट मिलेगा, आयरन मिलेगा, और ये कैल्शियम से भरपूर रहेंगे, और रक्त और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए ये आपके बहुत ही कारगर साबित होंगे। फिर है टमाटर, लाल रंग। लाल रंग में अब देखिए क्या क्या आता है, टमाटर है, लाल शिमला मिर्च है, चुकंदर है। चुकंदर स्टूडेंट आप सभी को पता होगा आयरन के लिए बहुत अच्छा स्रोत है। लाइकोपीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है। आप सभी को पता होगा, भी मैं जब आगे पढ़ाऊंगी आपको कलर्स, फूड एडिटिव्स और वाटर इनसॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, तो उसमें आपका ये सब चीज़ें आएंगी। लाइकोपीन जो होता है
ये टोमेटो में पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, रेड कलर का जो टोमेटो का रेड कलर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो रेड कलर होता है टोमेटो का वो लाइकोपीन की वजह से रेड होता है। ठीक है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होता है। और एंटीऑक्सीडेंट अगर किसी चीज़ में है, आपको अगर थोड़ा भी नॉलेज होगा तो पता होगा, एंटीऑक्सीडेंट जो होता है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप कैंसर कोई बीमारी होती है तो ये होता है कि आप एंटीऑक्सीडेंट वाली चीज़ें खाएं, यानी ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडेंट को रोकना, आगे एंटी लग गया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हृदय रोग से बचाव के लिए ये हुआ आपका। फल और सब्जियों से भरपूर भरपूर आहार फाइबर प्रदान करता है, अभी आपने देख ही लिया, जो कब्ज और हृदय रोग के खतरे को कम करता है। क्यों वही कम करता है? क्योंकि आपके आहार में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, फाइबर है जो आपको कब्ज से बचाएगा। साथ ही आपको त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखता है। बिल्कुल सही है, आप सभी को पता ही है, जो हमारे अभी हम लोग स्किन प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं उसमें विटामिन ई ऑयल्स आपको लिखा रहता है। तो क्या होता है, ये सब चीज़ें तो वहाँ पे आर्टिफिशियल करके डाल रहे हैं, लेकिन अगर आप खुद से आप फल खाएंगे सारे अच्छे खट्टे और सब्जियां खाएंगे तो आपकी जो त्वचा रहेगी वो खुद स्वस्थ और चमकदार बन रहेंगी। आपको कुछ बाहर से आर्टिफिशियल चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर देखिए, विभिन्न रंगों के फल और सब्जियां खाने से आप विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आहार में विविधता ला सकते हैं स्टूडेंट। मुझे लग रहा होगा कि मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो इतनी सरल भाषा में बनाए हैं कि आपको ज़रूर से ज़रूर ही समझ में आ रही होंगी चीज़ें। हम देखिए, अनाज। अनाज जो होता है वो ऊर्जा का मुख्य आधार होता है। अभी मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया, जो सीरियल्स हैं, अनाज हैं, ये मेनली कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं और मिलती हमें क्या इनसे है? एनर्जी। आपको बस इतना याद रखना है इसमें। साबुत अनाज, होल सीरियल्स जो खड़े वाले होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जिसमें ब्राउन राइस, ओट्स, गेहूं का आटा, ज्वार, बाजरा फाइबर से भरपूर होता है। फाइबर से भरपूर है तो पता है आपको पाचन में सहायक है, आपको कब्ज नहीं होगा। फिर है विटामिन बी से भरपूर है, जिसमें तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है। आप सभी को पता होगा जो विटामिन बी 1 होता है, अगर इसकी कमी हमारे शरीर में होती है तो तंत्रिका तंत्र पे इफेक्ट पड़ता है, बेरी बेरी हो जाता है। और इसको विटामिन बी 1 को क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं। ये जब हम आगे पढ़ेंगे और डिटेल में देखेंगे। खनिजों से भरपूर होता है, इसमें खनिज भरपूर मात्रा में होते हैं जो शारीरिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब आइए देखते हैं परिष्कृत अनाज। ठीक है, ये जो परिष्कृत अनाज होते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए बहुत अच्छे नहीं होते हमारे शरीर के लिए। आइए देखते हैं आगे कौन कौन से हैं। जैसे सफ़ेद चावल, मैदा, सफ़ेद ब्रेड, ये हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए हार्मफुल ही होते हैं, हानिकारक ही होते हैं। क्यों? इनमें पोषक तत्व कम होते हैं। ये प्रसंस्करण के दौरान हो जाते हैं, यानी जब इनकी प्रोसेसिंग होती है तो जो इसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं प्रोसेसिंग के समय। ठीक है, और इनमें फाइबर कम होता है। ठीक, ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स पता है स्टूडेंट्स क्या होता है? ये जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तब हम देखेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसे कहते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इन स्टूडेंट्स कहते हैं जिन भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, शुगर की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा मात्रा में होती है। यानी शुगर हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, इनकी परसेंटेज जिस भोज्य पदार्थों में ज़्यादा रहेगी वो जो होते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स उनको कहा जाता है, कि इनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत अधिक। जैसे आप पोटैटो खा रहे हो तो पोटैटो का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत अधिक होता है।
ठीक, क्योंकि उसमें परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट, शुगर इनकी ज़्यादा होती है। ठीक है स्टूडेंट। लेकिन जो परिष्कृत अनाज है इसमें फाइबर कम रहेगा तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक रहेगा। फिर कैलोरी तो ये प्रदान करता है लेकिन अन्य पोषक तत्व कम करता है। आपको कैलोरी तो इनमें अच्छी मिलेगी लेकिन जो और पोषक तत्व हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। अब देखिए नीचे क्या है, अनाज हमारे आहार का मुख्य हिस्सा है और ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। साबुत अनाज में बाहरी परत और भ्रूण होते हैं जिनमें फाइबर, विटामिन और खनिज अधिक मात्रा में होते हैं। और जो परिष्कृत अनाज है, अभी मैंने ऊपर ही बताया, प्रसंस्करण के दौरान मतलब जब उनकी प्रोसेसिंग होती है, उनको बनाया जाता है, तो पोषक कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये तत्व निकल जाते हैं। इसलिए साबुत अनाज मिलता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इसलिए जो साबुत अनाज होता है वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। परिष्कृत अनाज हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको ना खाएं। स्वास्थ्य के लिए एक बेहतर विकल्प है। अनाजों से हमें, आप सभी को पता है कि आप सबने ये समझा कि हमें साबुत अनाज ही अपने भोजन में शामिल करना है। हमें परिष्कृत अनाज नहीं खाना है स्टूडेंट। क्यों नहीं खाना है? क्योंकि जो परिष्कृत अनाज होते हैं इसमें फाइबर कम होता है। फाइबर कम होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका अधिक होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ये कोई पोषक तत्व और नहीं प्रदान करके बस इससे हमें एनर्जी ही मिलती और सारे पोषक तत्वों की कमी रहती है। ठीक है, हमें दैनिक जीवन में या रेगुलर कम से कम आधा हिस्सा साबुत अनाज से हमें एनर्जी का सेवन करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। फिर आइए प्रोटीन समूह। अब प्रोटीन समूह में देखिए मांस, दालें, अंडे, नट्स। जैसे जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनको प्रोटीन नॉन वेज में ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि नॉन वेज में प्रोटीन के जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है वेजिटेरियन के कंपैरिजन में। ठीक है स्टूडेंट। हम देखिए, प्रोटीन हमारे शरीर की मांसपेशियों का निर्माण और मरम्मत करता है और शरीर के ऊतकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने और एंजाइम के निर्माण में भी सहायता करता है। ठीक है, एंजाइम्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो प्रोटीन ही होते हैं। ये क्या इनका काम होता है कि जो हमारे बॉडीज में रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्शंस को बढ़ाने का कार्य एंजाइम्स करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट, ये क्लास में जो मैं बता रही हूँ ये अभी शुरुआत है, फिर आगे हम लोग रेगुलर एक एक चैप्टर वाइज चीज़ें पढ़ेंगे और आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं, जो नहीं आपको समझ में आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा ज़रूर से ज़रूर। और भी होम साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं आप उन तक इस चैनल को पहुँचाइए। और स्टूडेंट्स, सीएलटी ग्रेड की क्लासेस शुरू हैं। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप लोग जो नंबर स्क्रीन पे है आप उसके माध्यम से मुझसे जुड़ जाइए, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। जैसे देखिए, मांसाहार प्रोटीन यानी मांसाहारी कौन कौन से होते हैं? मांस हुआ, मछली हुआ, अंडे हुआ। पूर्ण प्रोटीन सभी आवश्यक अमीनो एसिड, विटामिन बी 12, आयरन, जिंक का अच्छा स्रोत है। जैसे देखिए स्टूडेंट, मैंने भी आप लोगों को बताया कि जो नॉन वेजिटेरियन फूड है ये इसमें सभी अमीनो एसिड मिलते हैं, तो ये इसको पूर्ण प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। आगे जब हम प्रोटीन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे अमीनो एसिड क्या होता। जो कई अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो जो हमारी प्रोटीन होता है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे आप लोगों की बॉडी जो बनी है, शरीर बनी है, वो किससे बनी है? कोशिका से। उसी तरीके से अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बने हुए हैं। अभी आप इतना जान के रखिए। फिर इसमें विटामिन बी 12, आयरन, जिंक का भी अच्छा स्रोत होता है। आप सभी को ये पता ही होगा, हो सकता है, जो विटामिन बी 12 होता है ये नॉन वेजिटेरियन फूड में ही पाया जाता है। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं यानी शाकाहारी होते हैं उनमें विटामिन बी 12 की हमेशा कमी देखी गई है, क्योंकि कोई भी भोज्य पदार्थ में जो शाकाहारी हैं उसमें विटामिन बी 12 पाया ही नहीं जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स।
तो विटामिन B12 जो हमें मिलता है वो केवल मांसाहार भोजन से मिलता है। फिर देखिए शाकाहारी प्रोटीन, कम संतृप्त वसा, यानी ये अनसैचुरेटेड होते हैं। इसमें जो अब भाई आप नॉन वेज खाओगे तो वो तो सैचुरेटेड फैट उसमें पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। पर जो शाकाहारी प्रोटीन होता है वो अनसैचुरेटेड होता है, जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें क्या क्या आपके हैं, दालें हैं, बीन्स हैं, टोफू हैं, नट्स हैं। विभिन्न स्रोतों को मिला के पूर्ण प्रोटीन इसमें बनाना पड़ता है, क्योंकि देखिए इसमें आपको एक चीज खाने से पूरा प्रोटीन नहीं मिल जाएगा। जबकि जो मांसाहार है इसमें लगभग जो होते हैं सब पूर्ण प्रोटीन होते हैं। लेकिन आपको शाकाहारी अगर आप हैं तो आपको कई चीजों को मिला के उसको पूर्ण प्रोटीन बनाना होगा। आप सोयाबीन खाइए, मूंग की दाल खाइए, आप जो है कि टोफू खाइए, मूंगफली खाइए, ये सब। इसमें फाइबर और फाइटोकेमिकल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। यानी जो फाइटोकेमिकल्स जो मतलब जो आपको पेड़ पौधों पौधों से मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट। शाकाहारियों के लिए देखिए क्या सुझाव दिया, विभिन्न प्रकार की दालें, बीन्स, नट्स और बीज खाएं ताकि सभी आवश्यक अमीनो एसिड मिल सके। यानी आप सभी को पता ही होगा अमीनो एसिड जो 20 प्रकार के होते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। यानी इसेंशियल जिनके लिए हमें चीज़ों को खाना पड़ता है, ये हमें हमारे बॉडी में नहीं बन जाता है खुद से, इसके लिए हमें पहले जो भी प्रोटीन्स हैं उनको लेना पड़ेगा, अमीनो एसिड्स को। लेकिन जो नॉन इसेंशियल है ये हमारे बॉडी में, ये नॉन इसेंशियल मतलब ये नहीं है कि ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है, उतनी मात्रा में आवश्यक है, लेकिन इनको हमें बाहर से लेने के लिए ज़रूरत नहीं है। ये हमारे बॉडी में जो हम इसेंशियल अमीनो एसिड लेते हैं उन्हीं से ही, इसेंशियल अमीनो एसिड से ही नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स भी अपने आप हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं। लेकिन इसेंशियल वाले के लिए आपको अमीनो एसिड लेना पड़ता है स्टूडेंट्स। ठीक है, जब हम प्रोटीन पढ़ेंगे तो इसको पूरी डिटेल में देखेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि आप दाल चावल जो है मिक्स करके खाइए, क्योंकि दाल में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे दालों में लाइसीन होती है पल्सेस में, और सीरियल्स में क्या होता है, मेथोनीन होता है। ये आपको एक सेकेंड स्टूडेंट। जैसे आप लोगों को पता होगा जो सीरियल्स है इसमें मेथोनीन होता है। मेथोनीन ये अमीनो एसिड है। ठीक है स्टूडेंट। और जो हमारी पल्सेस यानी जो दालें होती हैं इसमें लाइसीन होता है। ठीक, इसमें मेथोनीन नहीं होता और इसमें लाइसीन नहीं होता। तो अगर हम दाल चावल दोनों मिला के, सीरियल्स पल्सेस मतलब दालें और रोटी ये सब मिला के हम खाते हैं, तो हम मिला के खाते हैं तो ये हमें दोनों मिल जाता है। तो इसीलिए बोला हुआ है कि जो शाकाहारी लोग हैं ये सभी चीज़ों को मिक्स करके खाएं। जैसे आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि मोटा अनाज इतना प्रचलन में चला हुआ है, यानी केवल हम जो गेहूं का आटा की हम रोटी ना खाकर जो भी बाजरा है, मक्का है, जो ये सब चीज़ें हम मिक्स करके अपने आटे को बनाएं, और ताकि उसमें हमें अच्छी मात्रा में सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया प्रोटीन समूह। आइए हम आगे देखते हैं। देखिए डेयरी उत्पाद से आप क्या समझते हैं, यानी जो दूध, ब्रेड, ये सब दूध हुआ आपका, जो आपके क्या कहते हैं कि आपकी पनीर, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये होती हैं आपकी। तो ये किस लिए ज़रूरी है, ये हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप दूध, कहा जाता है कैल्शियम में अगर आप में कम है तो आप दूध पीजिए, या कैल्शियम की गोलियां देते हैं डॉक्टर्स। तो आइए देखते हैं क्या क्या इसमें होता है। जैसे दूध के एक गिलास में औसतन कैल्शियम की जो मात्रा होती है 300 mg होती है। ठीक है, दूध के एक गिलास में जो होती है वो, ठीक है स्टूडेंट, दूध के एक गिलास में जो औसतन होती है वो 300 ग्राम होती है। और
जो आपकी वयस्कों के लिए 1000, जो आप आरडीए देखते होंगे, 1000 कैल्शियम मात्रा हमारे शरीर में ज़रूरी होता है। अब मान लीजिए कभी-कभी क्या होता है, कोई-कोई दूध, किसी-किसी को शरीर इंटॉलरेंस होता है, वो नहीं टॉलरेट कर पाता दूध को, तो हमें कम वसा और पूरी क्रीम वाले विकल्प जो है उपलब्ध हैं। जैसे कि हमें कम वसा वाले दूध फिर लेने चाहिए, जैसे भैंस का दूध है, तो भैंस के दूध में क्या होता है स्टूडेंट, इसमें ज़्यादा फैट होता है एज़ कंपैरिज़न टू गाय का दूध, तो हमें गाय का दूध लेना चाहिए। बकरी का दूध आप सभी को पता होगा, जब हमें भी क्या कहते हैं कि डेंगू हो जाता है, तो डॉक्टर्स बोलते हैं आप बकरी का दूध पीजिए। तो बकरी का दूध बहुत ही अच्छा होता है स्टूडेंट। फिर है दही और पनीर, प्रोबायोटिक्स से भरपूर। दही पाचन स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है, पनीर में प्रोटीन अधिक होता है। जैसे अगर हम नॉन वेज नहीं खाते, वेजिटेरियन हैं, तो हम अपने प्रोटीन के लिए पनीर ले सकते हैं, ठीक है? इसमें अधिक होता है प्रोटीन। प्रोबायोटिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है प्रोबायोटिक्स, ठीक है? ये बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे आपको पता है दूध से दही बन जाता है, कुछ लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। वैसे ही कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, उसी में से है प्रोबायोटिक्स, ठीक है? तो क्योंकि ये दही में भी पाए जाते हैं, हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में पाए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट? डेयरी रहित विकल्प, अब अगर आप हो सकता है भाई डेयरी वाली चीज़ें नहीं खाते हैं, तो फिर आप कैसे अपनी कैल्शियम और के लिए अपने शरीर को कैल्शियम की मात्रा को पूर्ण करेंगे? तो आपको सोया, बादाम, सोया मतलब सोयाबीन, आजकल सोया के भी जो दूध बनते हैं आप सबको पता ही होगा। बादाम, नारियल दूध, कैल्शियम से फोर्टिफाइड विकल्प चुनें, ठीक है? डेयरी उत्पाद कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी के उत्कृष्ट स्रोत हैं। ये पोषक तत्व हड्डियों और दांतों के निर्माण और रखरखाव के लिए आवश्यक है। आप सभी को पता है कि जो ये कैल्शियम होता है, ये हमारी हड्डी यानी बोन्स और हमारे दांतों के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इन सब की कमी हो जाती है, तो आप सभी को पता है हमारी हड्डियाँ क्षीण होने लगती है, हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं और मांसपेशियों के कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप सभी को पता ही होगा कि कैल्शियम जो होता है, अगर इसकी कमी है तो हमारे जो मांसपेशियाँ हैं उनमें हमेशा ऐंठन बनी रहती है। कम वसा वाले डेयरी विकल्प स्वास्थ्य के लिए बेहतर होते हैं, क्योंकि इनमें कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा समान होती है, यानी कम वसा वाले डेयरी जिसमें वसा कम मात्रा में मिले वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन संतृप्त वसा कम होती है इसमें, ठीक है? यदि आप डेयरी का सेवन नहीं करते हैं तो कैल्शियम से फोर्टिफाइड सोया, बादाम व नारियल का दूध जैसे विकल्प चुन सकते हैं। वही अगर आप जैसे बहुत लोग वेजिटेरियन में क्या होते हैं, वो दूध भी नहीं लेते हैं, पनीर भी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए फिर आप सोया, बादाम, नारियल का दूध ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट? आइए अब आगे देखते हैं। फिर अब देखिए संतुलित प्लेट में 5 खाद्य समूह, जैसे इसको माई प्लेट की उपमा आप दी जाती है, आप सभी को पता ही होगा। इसमें आपको कौन-कौन से चीज़ें रखनी है? फल और सब्जियाँ, अनाज, प्रोटीन, ठीक है? थाली का जो आधा हिस्सा है, अब सोचिए मैंने आपको तभी बताया था कि अब सीरियल्स को फूड ग्रुप्स में ऊपर न रख के वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को रखा जाता है। क्यों? आप लोगों ने कभी ये सोचा ये आखिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखिए जो आजकल हमारा जो काम करने का सिस्टम है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब हमारे वर्क ज़्यादातर के मेंटल वर्क हैं, यानी मानसिक वर्क हम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट? तो हमें सीरियल्स की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्रोटीन की उतनी, जितनी हमें वेजिटेबल और फ्रूट्स की ज़रूरत है। तो देखिए फल और सब्जियाँ, थाली का आधा हिस्सा इससे होना चाहिए। अनाज जो है थाली का 1/4,
प्रोटीन थाली का 1/4। इस मॉडल का पालन करके आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप सभी आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त कर रहे हैं और आप एक संतुलित आहार खा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए संतुलित आहार क्या है, जो आपके एलटी ग्रेड के सिलेबस में दिया भी हुआ है। संतुलित आहार, अगर इसको हम एक सिंपल भाषा में समझें तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड फाइबर, ये जितने न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमें एक बैलेंस मात्रा में मिले। ठीक है, एक ऑप्टिमम मात्रा में मिले, तो ये इनको हम जो है कि हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं कि संतुलित आहार। यानी जो चीज़ें, ये सारे जो पोषक तत्व हैं ये हमें एक उचित मात्रा में मिले, एक निश्चित मात्रा में मिले। ठीक है, आइए देखते हैं। संतुलित आहार का अर्थ है कि जो सभी खाद्य समूह से उचित मात्रा में भोजन लेना, जिससे शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व मिल सके। यह न केवल आपके दैनिक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है बल्कि दीर्घकालिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। ठीक है स्टूडेंट, क्या होती है इसमें विविधता होती है, यानी विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करें ताकि सभी पोषक तत्व आपको मिल सके। मात्रा, अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के अनुसार सही मात्रा में खाएं, ना अधिक ज़्यादा ना अधिक कम। ठीक। नियमितता, यानी नियमित अंतराल पर भोजन करें, भूखे रहने या अधिक खाने से बचें। क्या होता है स्टूडेंट, पहले तो एक सही मात्रा आपको पता ही होगी आपकी बॉडी के हिसाब से, और जो एक बहुत अप्रोप्रिएट मात्रा आरडीए के माध्यम से हम देख सकते हैं। ठीक है, फिर है नियमितता, यानी जब हम भोजन करें तो एक नियमित अंतराल पे करें। यानी हम सुबह का ब्रेकफास्ट लेके जाएं अगर हम कहीं जा रहे हैं तो, फिर हम अपना टाइमली लंच करें, फिर हम शाम को इवनिंग में अपना कुछ भी स्नैक्स ले सकते हैं, फिर हमें रात में खाना जो हमारा डिनर है वो टाइमली हो जाए। यानी जो चीज़ें हैं वो एक हमारे निश्चित अंतराल पे, ये ना हो कि हम पूरा ब्रेकफास्ट ना खा के सीधे लंच कर रहे हैं, तो क्या हुआ बीच में जो वो गैप होगा हमारे जो है ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, जो कि हमें पहले एक बार कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए था, तो उसका असर जो है वो हमारे बॉडी पे पड़ेगा। सीमित प्रसंस्कृत खाद्य, यानी जो चीनी, नमक और वसा वाली चीज़ें हैं इनको खाने से बचें। जैसे क्या होता है ये सब, जैसे चिप्स आजकल चले हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब बना के पैकेट्स में रखे रहे होते हैं, नहीं खाना चाहिए। कोई भी चीज़ हुआ, चिप्स हुआ, आपके जो आपके पिज़्ज़ा हैं, ये सब क्या हैं, ये इन सब चीज़ों को नहीं खाना चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये आपको संतुलित आहार समझ में आया, यानी जो भी हमारे 5 भोज्य समूह हैं उनसे सभी चीज़ों को एक उचित मात्रा में लेना, जो कि हमारे सभी बॉडी की जो डिमांड है, जो आवश्यक पोषक तत्व हमारे बॉडी को चाहिए वो मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब आगे देखिए। संतुलित आहार वह है जो सभी पोषक तत्वों को सही अनुपात में प्रदान करे और आपको स्वस्थ बनाए रखे। ठीक है स्टूडेंट, संतुलित आहार से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है बल्कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी सुधरता है। इससे रोगों से बचाव होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। बिल्कुल सही, अगर आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा तो आप रोगों से बचे रहेंगे, आपकी जो इम्यूनिटी है वो इंक्रीज रहेगी और जीवन जो की गुणवत्ता जो है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें भी सुधार होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसमें एक सावधानी बताए, अधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, जंक फूड, शक्कर युक्त पेय पदार्थों का अधिक सेवन मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। ठीक है, यानी आपको जो खाद्य पदार्थ
पैकेट्स वाले हैं, चीनी वाले हैं, शुगर वाले हैं, इनको इनको आपको नहीं खाना है। ठीक? अब देखिए पोषण के प्रकार, ये भी आपके एलटी के सिलेबस में स्टूडेंट्स दिया हुआ है। ठीक है? पोषण के प्रकार। ठीक, अभी आपने पढ़ा पोषण क्या होता है, अब पोषण के क्या-क्या प्रकार हैं। आइए देखते हैं हम सब कि क्या-क्या पोषण के प्रकार हैं। जैसे देखिए, एक है अच्छा पोषण, एक है कुपोषण, एक है अधिक पोषण। अच्छा पोषण यानी जिसमें आप स्वस्थ रहें बिल्कुल, जैसे ये चित्र आप देखिए, ये बिल्कुल स्वस्थ है। कुपोषण जिसमें हमारे शरीर में किसी चीज़ की कमी हो जाए। देखिए आप ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, नहीं है। और फिर तीसरा है अधिक पोषण, यानी अधिक पोषण भी उतना ही खतरनाक है जितना कुपोषण है। आइए हम इसमें देखते हैं। संतुलित आहार, पर्याप्त ऊर्जा, पोषक तत्व, स्वस्थ शरीर वजन और अच्छी प्रतिरक्षा प्रणाली, ये जो चारों हैं, ये आपका एक अच्छा पोषण को बता रहा है, जिसमें हम संतुलित आहार ले रहे हैं, पर्याप्त ऊर्जा और पोषक तत्व हमें मिल रहा है, हमारा जो शरीर का वजन है वो सही बना है और अच्छी प्रतिरक्षा प्रणाली, हमारा इम्यूनिटी पावर जो है वो भी सही है। यानी अच्छा पोषण वह पोषण है जिसमें कि हम सभी संतुलित आहार खा रहे हैं और हमारी जो बॉडी है वो किसी भी डिजीज से फ्री है। ठीक? सभी आवश्यक पोषक तत्वों का सही संतुलन, ये हो गया आपका अच्छा पोषण। अब कुपोषण क्या है? पोषक तत्वों की कमी, यानी आपके शरीर में जो पोषक तत्व हैं वो कम हो जाएं, तो क्या होगा? कुपोषण हो जाएगा। जैसे कि अपर्याप्त कैलोरी या प्रोटीन, विटामिन या खनिज की कमी, विकास में रुकावट, रोगों का बढ़ता खतरा। बिल्कुल सही। यानी कुपोषण जिसमें आप में प्रोटीन, कैलोरी या और जो भी पोषक तत्व हैं उनकी कमी हो जाना, वही आपका कुपोषण है। और कुपोषण होने से क्या हो जाएगा? हमारे विकास में रुकावट हो जाएगा, रोगों का खतरा बढ़ जाएगा, इम्यूनिटी सिस्टम हमारा कमज़ोर हो जाएगा। ये हो गया आपका कुपोषण। अब देखिए अधिक पोषण। अधिक पोषण क्या है? अत्यधिक चीज़ें ले लेना। अभी जो हमारा अच्छा पोषण था वो सब संतुलित था, कुपोषण में कम था, और अधिक पोषण में अत्यधिक कैलोरी और वसा का सेवन करना। ठीक है स्टूडेंट, हम अगर अधिक कैलोरी और वसा ले रहे हैं तो हमें क्या हो जाएगा? मोटापा, डायबिटीज़ हो जाएगी, उच्च रक्तचाप हो जाएगा, हृदय रोग का खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका पोषण के प्रकार हुए कि किसे अच्छा पोषण कहते हैं, किसे कुपोषण कहते हैं, कि इसे अधिक पोषण कहते हैं। आइए आगे हम देखें कुपोषण के प्रभाव और समाधान। कुपोषण विशेष रूप से विकासशील देशों में एक गंभीर समस्या है। ठीक है? जैसे अपनी जो कंट्री है वो कौन सी कंट्री है? डेवलपिंग कंट्रीज है में इंडिया आती है। ठीक है? हमारे भी इंडिया की ये जो कुपोषण है ये बहुत बड़ा एक जो है कि हमारे देश के लिए है। इसमें जो बच्चे हैं वो आप लोगों को पता होगा, आजकल क्वाशियोरकर, मेरेस्मस इतनी बीमारियां होती हैं, हो जाती हैं बच्चों को, और उसके बाद बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, बच्चों के वेट जो है कि एकदम कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये हमारे जो विकसित विकासशील देश हैं उनकी एक बहुत गंभीर समस्या, और इन सब का कारण भूखमरी भी एक मेन है, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है, वो 2 टाइम का खाना खाना उनके लिए मुश्किल है। तो देखिए कुपोषण विशेष रूप से विकासशील देशों में एक गंभीर समस्या है, और यह विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। इसका प्रभाव बच्चों पर विशेष रूप से गंभीर होता है, क्योंकि यह उनके शारीरिक और मानसिक को प्रभावित कर सकता है। कुपोषण से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। स्टूडेंट,
आप सभी को पता होगा कि बच्चों में जो 2 बीमारियां होती हैं कुपोषण की कमी से, क्वाशियोरकर और मेरेस्मस। इसमें क्या होता है कि हमारी जो बॉडी बच्चे की होती है वो एकदम उसमें सूजा-सूजा दिखता है। इसमें मून फेस कहा जाता है। इसकी पूरी शरीर में ओडेमा यानी इसको आप टर्म याद रखिएगा। ये हमारी बॉडी में जो बच्चे होते हैं ये इनकी बॉडी में पूरा एकदम जैसे हल्का सा सूजा लगेगा, इनके बाल एकदम अजीब से रहेंगे, जैसे एकदम ड्राई रहेंगे। उसको अगर आप छू रहे हैं तो वो कभी-कभी वो बाल भी उनके झड़ने लगते हैं हाथ से केवल छूने पे, इतनी खराब स्थिति होती है ये। ठीक है स्टूडेंट? और एक होता है मैरस्मस। मैरेस्मस जो होता है एक ढंग से सूखा रोग इसे कह सकते हैं। इसमें जो बच्चा होता है एकदम दुबला-पतला हो जाता है, इसकी डिहाइड्रेशन हो जाता है और इसकी जो चेस्ट होती है छाती पे पिजन चेस्ट यानी कबूतर जैसा एकदम कहा जाता है वो दिखता है, हड्डी-हड्डी पूरा जो रिब होते हैं, कार्टिलेज सब। तो ये मैरेस्मस में हमें देखने को मिलता है। अगर सिंपल में आप लोग याद रखें तो इसमें शरीर में जो होता है मून फेस कभी-कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ओडेमा किससे रिलेटेड है तो क्वाशियोरकर से है और जो मेरेस्मस है इसमें भी और जो हमारा मानसिक बच्चों का होता है ये दोनों में मानसिक इनकी कमी हो जाती है। तो ये हुआ। जैसे देखिए प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण गंभीर कुपोषण जिसमें प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी होती है। जैसे मेरेस्मस जो होता है इसमें दोनों की कमी होती है, कैलोरी की भी और प्रोटीन की भी। पर जो क्वाशियोरकर होता है होती तो इसमें भी है लेकिन अगर मेनली देखा जाए तो प्रोटीन की इसमें ज़्यादा होती है, जिसमें मेरेस्मस और क्वाशियोरकर जैसी स्थितियां हो सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट? अब देखिए आयरन की कमी एनीमिया का कारण बनती है जिसमें थकान, कमजोरी और सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों में अधिक पाई जाती है और बालिकाओं में भी, लड़कियों में भी। ठीक है स्टूडेंट? गर्ल्स में ये जो होता है बहुत ही देखी जाती है। आप सबको खुद पता होगा आयरन की कमी से हमें थकान हो जाता है। हमारे आ, जो नाखून होते हैं ये चम्मच के आकार के हो जाते हैं। हमारी आंखें एकदम जो है कि थकी-थकी रहती हैं। हमें कोई काम में हमारा मन नहीं लगता है। ठीक है स्टूडेंट? और हमारे पैरों में भी सूजन किसी-किसी में ये देखने को मिलती है। तो आयरन की कमी हो जाती है। विटामिन ए की कमी विटामिन ए की कमी आँखों को तो आप लोग को पता ही होगा लेकिन विटामिन ए हमारे इम्यूनिटी के लिए यानी प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो कुपोषण की कमी से दृष्टि समस्याएं, प्रतिरक्षा प्रणाली के कमज़ोर होने और यहाँ तक कि अंधेपन का भी कारण बन सकती है। आयोडीन की कमी, आप सभी को पता है थायराइड की जो समस्याएं होती हैं, गर्भवती महिलाओं में गर्भपात और बच्चों में मानसिक विकलांगता का भी कारण बन सकती है। अगर हम कोई महिला गर्भवती है और उसे आयोडीन की कमी हो जाए तो उसका जो बच्चा होता है वो कभी-कभी मृत भी पैदा हो सकता है और मानसिक विकार से भी ग्रसित वो रह सकता है। फिर है पौष्टिक आहार। अब ये तो आपकी आ गई चीज़ें कि क्या जो कुपोषण थे उनके क्या प्रभाव थे। अब समाधान में देखिए पौष्टिक आहार हमें लेना चाहिए। स्थानीय रूप से उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा दें। देखिए स्टूडेंट ये नहीं है कि आप कुछ बहुत ज़्यादा खरीद के खाइए। जो आपके लिए उपलब्ध है, जो आपके पास उपलब्ध है, आप उन्हीं चीज़ों को खा के अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। तो यानी जो उस समय सीजनल चीज़ें उपलब्ध हैं, आप उनको खाइए। स्वास्थ्य शिक्षा, बेहतर पोषण के लिए जागरूकता और शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आजकल न्यूट्रिशन एजुकेशन यानी पोषण शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा ये दोनों इस समय इतने ज़्यादा इस पे रिसर्च हो रही है स्टूडेंट। कोई भी रिसर्च अगर हो रही है होम साइंस में तो लगभग उसमें न्यूट्रिशन एजुकेशन पर जोर दिया जा रहा है। यानी जाकर लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना कि आप ये चीज़ें करिए तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो इसके भी माध्यम से जो है कि कुपोषण को कम किया जा सकता है। और सप्लीमेंटेशन
विटामिन और खनिज के सप्लीमेंट प्रदान करना। ठीक है स्टूडेंट, यानी आपको पता ही होगा कि विटामिन और खनिज की कमी ज़्यादा देखने को मिलती है, जिससे गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। तो उनकी कमी के लिए हमें, कमी को दूर करने के लिए जो सप्लीमेंट्स आते हैं उन्हें खाने पड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट आपका कुपोषण। अब देखिए अधिक पोषण का क्या होगा। आधुनिक जीवन शैली की चुनौती, यानी अधिक पोषण जो अब समस्या है, ये हमारी मेन लाइफ स्टाइल की वजह से हमारी ये चीज़ें अब हो गई। पहले आप लोग अगर देखते होंगे तो इतना ये अधिक पोषण नहीं होता था, लेकिन ये अब जल्दी से ट्रेंड में हुआ। हमारी लाइफ स्टाइल और हमारे खान पान की आदतें इसमें सबसे मेजर रोल निभाते हैं। यानी हम मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक वर्क ज़्यादा करते हैं और शारीरिक हमारी जो चीज़ें हैं, एक्सरसाइज करना, योगा करना, ये कम हो गया है। और हम उसके बाद और जो हमारा खान पान है, खान पान में हमारे जंक फूड, हम चीनी, नमक, इन सब का सेवन ज़्यादा करते हैं, जो कि हमारे खान पान की वजह से और हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से हमारे जो है अधिक पोषण हमारे शरीर में हो जाता है। और अधिक पोषण होने से फिर हमें बीमारियां कौन कौन सी हो जाएंगी, सारी बीमारियां आप सभी को पता है, कैंसर, हार्ट की डिजीज, बीपी, डायबिटीज मिलेटिस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सब क्या है, हमारे लाइफ स्टाइल यानी हमारे जीवन शैली और हमारे खान पान की आदतों की वजह से जो बीमारियां हो रही हैं। इसको तो कभी कभी रॉयल डिजीज भी कहा जाता है इन सबको। क्यों? क्योंकि एक ये आराम तलबी की वजह से जो हमारे शरीर में चीजें हो रही हैं। अब जैसे देखिए, अधिक पोषण या ओवर न्यूट्रिशन आधुनिक समाज में तेजी से बढ़ती समस्या है। यह अत्यधिक कैलोरी, वसा, चीनी और नमक के सेवन से होता है, जो शारीरिक गतिविधियों की कमी के साथ मिलकर मोटापा और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। जैसे हमने ये सब चीज़ें जो भी हैं, कैलोरी, वसा, इनका अधिक मात्रा में सेवन कर लिया, और गतिविधि हमारी हमारी जो जीवन शैली है, जो शारीरिक गतिविधि है, वो एकदम सिंपल है, हम कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करते। फिर उसके बाद क्या होगा, मोटापा होगा और अन्य समस्याएं हमारे शरीर पे इफेक्ट करेंगी। अब जैसे देखिए, इसमें बताया कि 39% वयस्क मोटापा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में 39% वयस्क अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं। ये आप लोग आजकल देख ही रहे होंगे। बच्चों में भी अधिक वजन, कई विकसित देशों में 40% तक बच्चे अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं। और प्रसंस्कृत भोजन, आधुनिक आहार का लगभग 70% अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से आता है। यानी जो ये सब डिब्बे बंद वाले चीजें, जो एकदम आपको रेडी टू ईट फूड होते हैं, इन सबको, यानी पिज्जा, बर्गर, चिप्स, ये सब कौन से आपके हैं, प्रोसेस्ड फूड होते हैं। जो अधिक पोषण से मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इन स्थितियों का इलाज करने की लागत स्वास्थ्य प्रणालियों पर एक बड़ा बोझ डालती है। ठीक है स्टूडेंट, कौन कौन से होते हैं ये फूड, जो प्रोसेस्ड फूड, जो प्रसंस्कृत भोजन कहे जा रहे हैं, कौन कौन से आप देखिए। जंक फूड, जिसमें उच्च कैलोरी होगी, वसा, नमक और चीनी से भरपूर, लेकिन पोषक तत्वों में कम। नियमित सेवन करने से मोटापा हो जाएगा, हृदय रोग का यह कारण बन सकता है। फिर है मीठे पेय, शक्कर युक्त पेय पदार्थ खाली कैलोरी प्रदान करते हैं, यानी जो होते नहीं है जीरो एम्प्टी कैलोरी, उसमें कोई कैलोरी नहीं होता। और ये क्या होता है, हमारे मोटापा, मधुमेह और दांतों की समस्याओं से जुड़े होते। देखते नहीं है आजकल आप लोग, जो एनर्जी ड्रिंक के नाम पे बेचे जा रहे हुए हैं, ये सब हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल इनकी ज़रूरत नहीं है, तो इसे कोई भी इसका सेवन ना करे। फिर है निष्क्रिय जीवन शैली, क्या है, शारीरिक गतिविधियों की कमी, यानी जो भी शारीरिक गतिविधियां हैं, हम कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करते, ना कोई योग कर रहे हैं, और ऊपर से हम जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हुए हैं। देखिए इसमें
शारीरिक गतिविधियों की कमी, अतिरिक्त कैलोरी को वसा के रूप में जमा होने देना। यानी हम अगर रेगुलर जंक फूड ले रहे हैं और हमारी कोई शारीरिक गतिविधि है नहीं, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे बॉडी में फैट के रूप में डिपॉजिट होने लगता है। यानी जो वसा है वो हमारे बॉडी में धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है और वो हमारी समस्या का कारण बनता है, जिससे फिर मोटापा होगा, मोटापे से आपको हृदय रोग हो जाएगा, हृदय रोग से बीपी बढ़ेगी। तो ये है आपका। और WHO के अनुसार मोटापा दुनिया भर में मृत्यु का 5वां प्रमुख जोखिम कारक है, जिससे हर साल लगभग 2.8 मिलियन वयस्कों की मृत्यु होती है। सोचिए ये कितनी खतरे की चीजें हैं। कुपोषण तो था ही, अब अत्यधिक पोषण भी हमारे लिए कितना खतरनाक हो गया है। स्टूडेंट ये तो आज जो हमने क्लास में देखा, फूड एंड न्यूट्रिशन यानी आहार और पोषण से चीज़ें रिलेटेड हमने देखी। लेकिन अब ये जो क्लासेस हैं वो LT ग्रेड की रेगुलर अब चल रही हैं, शुरू हो गई हुई हैं। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा हुआ है, आप उसके माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं आशा करती हूँ ये क्लास अच्छी लगी होंगी, और अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी बातों को बताइए, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। और आप यूट्यूब पे ही टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उसके माध्यम से भी जुड़ जाइए। तो ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद। फिर हम अगली क्लास में अपना आगे जो इसकी पोर्शन है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए, और जो भी अपनी आपको हेल्प चाहिए आप बताइए। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट्स।